स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और इसमें पढ़ रहे हैं क्या जियोग्राफी भूगोल, और उसमें भी जिस टॉपिक पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे वो है वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक, यानी ज्वालामुखी और भूकंप। ये वो शब्द हैं जिनको सुन लेने के बाद मन में अच्छे अच्छे जो है विचार आते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर इसे जो है एक नेचुरल क्लैमिटी के रूप में, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कंसिडर किया जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित ये प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे शोल्फ तारा क्या होता है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, किस गैस को भूकंप संकेतक कहा जाता है, या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं, या मंगल ग्रह पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, या ज्वालामुखी के विस्फोट में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ऐसे तमाम प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वैसे ये सेशन आपकी ऐसी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है जहां पर जीएस जीके जो है पूछा जाता है, और इसे प्रतिदिन रात को 9 बजे आपके स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं लावा, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन, या इनमें से कोई नहीं। पिछले क्लास में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ाया, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में कौन से हिस्से में, तो ये है पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जिसको कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ये एल्युमिनियम और सिलिकॉन से मिलकर के बना है, इसीलिए इसको सियोल के नाम से भी जाना जाता है, सियोल के नाम से जाना जाता है, और इसका विस्तार लगभग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है, 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद 29 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की जो है गहराई तक जो क्षेत्र है उसी को मेंटिल के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेंटिल के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से मिलकर के बना है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। और सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसको कि क्रोड के नाम से जाना जाता है। और क्रोड बना किससे है? तो आप कहेंगे कि निकिल और जो है फेरस इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको निफे के नाम से जो है जाना जाता है। अब मेंटिल के ऊपरी हिस्से में लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर, 700 किलोमीटर की गहराई पर मैं पढ़ाया कि एस्थेनोस्फीयर लेयर पाई जाती है, जिसमें अल्फा बीटा गामा तरंगों को उत्सर्जित करने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं। थोरियम, रेडियम जैसे तत्व मिलते हैं, यूरेनियम जैसे तत्व मिलते हैं। और अल्फा बीटा गामा तरंगे जो कि एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो है टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो आंतरिक द्रव्यमान है वो भी नीचे जो है तापमान को बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहां पर जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, वो पिघल करके जो है बिल्कुल लिक्विड के रूप में इधर उधर मूव करती है, और इसी को जो है मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हैरी हेंस ने बताया कि इस मैग्मा पर जो है निफे और फेरस से बनी हुई वो प्लेटें, वो चट्टानें जो कि पिघलती नहीं हैं, बल्कि उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही तैरती हैं जैसे पानी के ऊपर जो है नाव चलती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, तो ये प्लेटें भी उसी को जो है फॉलो करती हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी बर्तन में पानी लेकर के और बर्तन को जो है जिस आप शेप में और जिस जो है डायरेक्शन में मूव करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें वह पानी उसी डायरेक्शन में जो है मूव करेगा। और यहां प्लेटों की स्थिति भी यही है, यह प्लेटें भी जो है उसी मैग्मा के ऊपर जो है मूव करती रहती हैं। ये दो डायरेक्शन में या तो जाएंगे, या तो पृथ्वी के जो है पृथ्वी की स्पीड को फॉलो करती हैं, तो या तो पृथ्वी की दिशा में चलेंगी, या नहीं तो एक दूसरे से जो है ये दूर जाएंगी। जब जो है एक दूसरे के जो है ये करीब आती हैं, एक दूसरे के जो है करीब आती हैं, तो
जाहिर सी बात है इनके बीच जो है टक्कर होती है, ये प्लेटें आपस में जो है मिल जाती हैं, और मिल जाती हैं तो बिल्कुल एक कवर की तरह काम करती हैं, और इनके नीचे जो मैग्मा होता है वो अल्फा बीटा गामा तरंगों की वजह से जो है हिट होता रहता है और स्टीम जो है क्रिएट करता रहता है, एनर्जी जो है बनाता रहता है। ओवरऑल कहने का मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है, बाहर आकर के जो है यहां पर ये लिक्विड कंडीशन में होता है, लेकिन बाहर आकर के जब जो है ये अर्ध ठोस हो जाता है या गैस के रूप में होता है तो इसे लावा के रूप में जानते हैं। किस रूप में? लावा के रूप में जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? फटाफट आंसर करें। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? आपके विकल्प हैं जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी की जब घटना होती है उसके लिए भी प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है जिम्मेदार होती है। प्लेट विवर्तनिक की घटना जो है जिम्मेदार होती है। अगर प्लेटें अपना स्थान परिवर्तन न करती तो भूकंप की घटना जो है नहीं होती, ज्वालामुखी की घटना नहीं होती। लेकिन दिक्कत यह है कि ये प्लेटें डिस्ट्रक्शन के साथ साथ जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी करती हैं, यानी विनाश के साथ साथ रचनात्मक काम जो है करती हैं। इन प्लेटों के टक्कर की वजह से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि वर्तमान समय में आज हिमालय पर्वत जो है, जिसे कभी मुजवंत कहा जाता था, हिमालय जिस जगह पर स्थित है कभी वहां टेथिस सागर हुआ करता था, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडो तिब्बत प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से टेथिस सागर का अस्तित्व जो है खत्म हुआ और उस जगह पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है अपने अस्तित्व में आई, जिसको कि ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। और उसकी ऊंची चोटी जिसे किस नाम से जानते हैं? तो उसकी ऊंची चोटी को जो है एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागरमाथा कहते हैं, जबकि तिब्बत या चाइना के लोग उसे जो है चुंगलुग्मा के नाम से जानते हैं। अब ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी जब भी जो है दो प्लेटें एक दूसरे पर कोलैप कर जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर 7 ऐसी प्लेटें हैं जो बड़ी हैं, जिस पर 7 महाद्वीप हैं। उनके अलावा मोर देन 100 ऐसी प्लेटें हैं जो कि जिनका अभी नामकरण जो है नहीं किया गया है और पृथ्वी की गति के अनुसार जो है इधर उधर जो है मूव करती हैं। कभी ये दो प्लेटें एक दूसरे को जो है कोलैप ओवरलैप कर जाती हैं, तो दो प्लेटों के बीच में वो जो मैग्मा फंसा पड़ा है वो धीरे धीरे, चूंकि वो हीट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, लेकिन ऊपर वाली प्लेट उस मैग्मा को निकलने नहीं दे रही है। बिल्कुल वो कंडीशन हो जाती है जैसे घर में आप देखते हो पानी को बॉयल किया जाता है, तो जिस बर्तन में पानी को बॉयल किया जाता है उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए, तो जो पानी जब हीट होता है तो उसकी स्टीम को ढक्कन बाहर नहीं निकलने देता, लेकिन कब तक? एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद वो स्टीम उस ढक्कन को जो है क्या कर देती है? वाइब्रेट कर देती है। इसी तरह पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है ऊपर की प्लेटों को भूप्रपटी में जो है कंपन उत्पन्न कर देती है, और कंपन उत्पन्न कर देती है तो हम लोग कहते हैं कि यही भूकंप है। मैं पढ़ाया तो बताया भी कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूप्रपटी में जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को भूकंप कहा जाता है। और बहुत काफी मात्रा में जब जो है पृथ्वी के अंदर जो है स्ट्रीम क्रिएट होती है, और जब कभी जो है ये ऊपरी प्लेट को हटा करके जो है और पूरा का पूरा मैग्मा जो है बाहर को निकलता है। जैसे आप देखते हो घर में पानी को गर्म करो तो जो ढक्कन उस पर रखा गया है उसके ऊपर एक भार रख दो, तो कुछ देर तक चलेगा तो बिल्कुल शांत रहेगा, लेकिन धीरे 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 जब पूरी उसमें स्ट्रीम जो है भर जाएगी गैस, तो उसके बाद एक बार झटके से जब जो है वो फेंकेगा तो उसके साथ पानी भी कुछ मात्रा में बाहर निकल जाता है। वही स्थिति जो है वहां पर भी बनती है। पृथ्वी के अंदर जब जो है पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा अपने पूरे वेग के साथ जो है बाहर को निकलती है तो अपने साथ मैग्मा, धूल, धुआं के कण जो है लेकर के बाहर निकलती है, और इस घटना को जो है ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी का विस्फोट। और ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसी को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्रेटर कहते हैं। यह क्रेटर जब बहुत बड़ा जो है हो जाता है, क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसी को जो है कोल्डेरा के नाम से जो है कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है, और ये क्रेटर आगे चल करके लेक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे भारत की जो चिल्का झील है, भारत की जो लोनार झील है, विक्टोरिया झील है, ये सब के सब जो है किसी न किसी समय किसी ज्वालामुखी के क्रेटर ही रहे थे।
बहरहाल जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सबसे अधिक जो गैस निकलती है जल वाष्प, और ये करीब 80 से 90% तक होती है। वाटर वेपर सबसे अधिक होता है। उसके बाद होता है कौन सा, तो आप कहेंगे CO2 होती है। उसके बाद कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो है गैसें निकलती हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हीलियम, हाइड्रोजन भी निकलती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके साथ जो है जो पिघली हुई चट्टान बाहर निकलती है उसको मैग्मा कहते हैं। पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जब बाहर आ जाता है गैस के रूप में, तो उसको लावा कहा जाता है। जब ये ठंडा होकर के कठोर हो जाता है तो इसे सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंडर। यानी मैग्मा का या लावा का जो ठोस रूप होता है, सॉलिड जो उसका शेप साइज है, उसी को सिंडर कहते हैं। आगे चल करके जब इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, ये छोटे छोटे बारीक कणों में टूटता है, तो किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है, पहला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टाने, बाल्केनिक चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, परतदार चट्टाने। जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाला लावा जब बाहर आकर के कठोर होता है, उससे जो चट्टान बनती है, जो सेल बनती है, उसको इग्नियस रॉक कहते हैं, उसको आग्नेय सेल कहते हैं। और ये आग्नेय सेल ही टूट करके जो है ब्लैक सॉइल का निर्माण कर देती हैं, काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए जो है सबसे बेहतरीन होती है। भारत में काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, अगर आप कमेंट करके जो है बताएं तो बहुत बेटर होगा। बहरहाल लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब पृथ्वी के अंदर जब जो है दो प्लेटें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और जब जो है उनमें ब्लास्ट होता है तो ऊपर वाली जो है चट्टान भारी होती है, तो वो इतना नहीं जो है हटती की पूरी मैग्मा को जो है पूरी वेलोसिटी के साथ बाहर आए और वो क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकल जाए। तो पृथ्वी के अंदर ही, पृथ्वी के क्रस्ट वाले बेल्ट में ही जो है वो मैग्मा वहीं तक आकर के जो है सिमट करके रह जाता है। लेकिन पृथ्वी के मेंटल वाले बेल्ट से निकल करके अब मैग्मा क्रस्ट वाले बेल्ट में आ गया है। और मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जो है हम लोग जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है क्या होता है, बढ़ता है। डेंसिटी भी जो है वैसे वैसे जो है क्या होती है, तो आप कहेंगे कि जो है डेंसिटी भी बढ़ती है, डेंसिटी भी जो है बढ़ती है। अब होता यूं है कि जो मैग्मा इस वाले बेल्ट में था, किस वाले बेल्ट में, तो मैग्मा हमेशा मेंटल वाले बेल्ट में पाया जाता है, क्योंकि ये भी ठोस अवस्था में है और जो है ये भी आपका क्रस्ट भी जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये मैग्मा जब बाहर निकलता है तो पूरी तरीके से बाहर न निकल करके जब क्रस्ट वाले जो है एरिया में ही भ्रष्ट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो धीरे धीरे जो है जिस चट्टानों का निर्माण होता है उसको प्लूटोनिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। किस चट्टानों के नाम से जाना जाता है, प्लूटोनिक चट्टानों के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि पृथ्वी के बाहर वही निकल करके और उसके वजह से जहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वहां मैग्मा धीरे धीरे जो है इकट्ठा होता जाता है। दरअसल मैग्मा भी जो है दो प्रकार के होते हैं। मैग्मा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आप कह सकते हैं कि एसिड या अम्लीय मैग्मा या अम्लीय लावा, और दूसरा होता है जो है क्षारीय लावा। ये अम्लीय जो होता है इसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है और ये चिपचिपा होता है। और एक ही जगह पर जहां विस्फोट होता है वो ज्वालामुखी के क्रैटर के पास धीरे धीरे जो है वो इकट्ठा होता जाता है और ठंडा होता जाएगा और पर्वतों का निर्माण करता जाएगा, चट्टानों का निर्माण करता जाएगा। मैंने बताया कि मैग्मा जब ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक यानी आग्नेय सेल जो है बनती है, और जो बेसिक ये लावा होता है, क्षारीय लावा होता है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, इसमें वाटर की मात्रा अधिक होती है। यह हल्का होता है, पतला होता है और ये चारों तरफ जो है ये फैलता है, और इसके फैलने से जो है पठारी क्षेत्रों का निर्माण जो है होता है।
तो कहने का मतलब कि इनके एक जगह इकट्ठा होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको वॉल्केनिक चट्टानों के नाम से जो है या किस प्रकार के ज्वालामुखी चट्टानों के नाम से जो है जाना जाता है, आग्नेय शैलों के नाम से जाना जाता है। रूपांतरित चट्टानें वो होती हैं जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, किसके वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जिनमें परिवर्तन हो जाता है, ऐसी ही चट्टानों को कौन सी चट्टान कहते हैं, रूपांतरित चट्टान जो है कहते हैं। आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो रॉक्स होती हैं, सेल होती हैं, ये भी तीन तरह की होती हैं। एक होती है इग्नियस, दूसरी होती है, इग्नियस का मतलब आग्नेय, और दूसरी होती है कौन सा, अवसादी, और तीसरी होती है रूपांतरित। इग्नियस रॉक यानी आग्नेय सेल वो सेल होता है जो कि जिसमें जीवाश्म की मात्रा न के बराबर होती है, लेकिन उसमें मेटेलिक मटेरियल यानी धात्विक तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानें ये दोनों जो है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से रूपांतरित चट्टानों में जो है कन्वर्ट होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परतदार चट्टानें जिसको कि हम लोग अवसादी चट्टानें कहते हैं, क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें। अवसादों के इकट्ठा होने की वजह से जो है इनका निर्माण होता है और ये परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म की मात्रा होती है और जितने भी हम लोगों के हाइड्रोकार्बन जो है मटेरियल जैसे कि डीजल, पेट्रोल या फिर जो है आपके केरोसिन, नेचुरल गैस, ये सब के सब जो है अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं, परतदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं। जबकि जितने भी मेटेलिक ओर हैं, धात्विक तत्व हैं, वो सब के सब आग्नेय जो है सेलों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं और आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? आपके विकल्प हैं एकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो। आपको बताएं कि ज्वालामुखी कितने तरह का होता है, तो आप कहेंगे कि ज्वालामुखी तीन तरीके का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें जो है निरंतर विस्फोट के बाद उसमें से मैग्मा, लावा और दूसरे भी जो है मटेरियल निकलते रहते हैं, यानी हमेशा ऑलवेज एक्टिव कंडीशन में होता है, उसी को सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहा जाता है, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। और भारत में एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है, भारत में अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में एकमात्र जो वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसे कि बैरन ज्वालामुखी के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से? बैरन वोल्केनो के नाम से इसको जानते हैं। भारत में स्थित एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक जो है, सबसे लंबे समय से सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम यासूर है, यासूर, ये कहां पर पड़ता है? वानाआतू एक देश का नाम है। वानाआतू में एक द्वीप है जिसका नाम है पन्ना द्वीप या तन्ना द्वीप। इसी द्वीप पर यह पाया जाता है। पिछले 1000 वर्षों से लगातार यह सक्रिय अवस्था में है। भारत वाला तो इतना सक्रिय अवस्था में है कि इसको जाकर नजदीक से देखना पड़ता है कि इसमें से धुआं निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। लेकिन जो यासूर है, इसका नाम ही असुर से आसुर बना है। आप सोच सकते हैं कि जो है वहां इसकी स्थिति बहुत विचित्र है, बहुत विकराल है, भयंकर है। ऐसे ही सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में पाया जाता है और वो तो इतना सक्रिय है, इतना सक्रिय है, उसके नीचे इतना अधिक जो है टेम्परेचर है कि वहां पर मैग्मा जो निकलता है वो गैस के रूप में नहीं, वो जलती हुई आग के लपटों के रूप में जो है निकलता है, यानी आग के शोला के रूप में जो है वो बाहर निकलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग देखते हो घर में जब कभी जो है ऑयल को गर्म किया जाता है, तेल को गर्म किया जाता है, तो एक टेम्परेचर के बाद उसमें से खूब धुआं निकलने लगेगा और हीट करते चले जाओ तो उसमें से जो है तुरंत आग पकड़ लेती है। हम लोग कहते हैं कि आग पकड़ ली, आग पकड़ नहीं ली, वो आग बन गया। इसी तरह मैक्सिमम जो वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो हैं, वो इतना ही हीट हो पाते हैं कि उनके अंदर जो लिक्विड होती है, उनके अंदर जो चट्टानें होती हैं, या तो लिक्विड के रूप में मैग्मा के रूप में बाहर आ रही हैं और नहीं तो लावा के रूप में बाहर आती हैं। लेकिन स्ट्राम्बोली जो कि इटली के पास जो है स्थित है,
शायद लिपारी द्वीप पर स्थित है और इतना अधिक वहां पर नीचे टेम्परेचर है कि वहां जो ये ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, इसके मुख से आग की लपटें जो है निकलती हैं। यूनान के प्राचीन साहित्यकारों ने लिखा कि ये जो है एक शैतान है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये शैतान नहीं है, बल्कि जो है एक ज्वालामुखी है जिससे आग की लपटें निकलती हैं और जिसको लाइट पिलर आप मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा जो ज्वालामुखी होता है, दूसरा ज्वालामुखी होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वॉल्केनो। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें समयांतराल पर विस्फोट हो, समयांतराल पर विस्फोट हो। एक टाइम पीरियड के बाद जो है जब समयांतराल पर विस्फोट होता है तो उसी को जो है कहा जाता है क्या? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और सदैव जिसमें विस्फोट होता है, जो सदैव एक्टिव रहता है, सदैव क्रियाशील रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें 25-50 वर्षों के बाद जो है विस्फोट होता है और उसके बाद ये फिर कुछ समय के लिए जो है ये नॉर्मल कंडीशन में जो है चला जाता है। और ये स्थिति तब पड़ती है जब दो प्लेटें जो है इस तरह से आ जाएं, जब दो प्लेटें एक दूसरे को जो है ओवरलैप कर लेती हैं पृथ्वी के अंदर। जब नीचे वाली प्लेट जो है हीट हो रही है तो उसके ऊपर जो मैग्मा है वो मैग्मा बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है तो ऊपर की हल्की प्लेट को वो जो है हटा दे रहा है और बाहर निकल जा रहा है। इस नीचे की भारी प्लेट पर फिर जो है मैग्मा आकर के भर जा रहा है और ये हीट हो रहा है, ऊपर वाली प्लेट को हटा करके मैग्मा बाहर निकल रहा है। यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस जब चलती है तो इसी को जो है प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि ये एक्टिव वॉल्केनो है, यानी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन जब कभी स्थिति ऐसी बनती है कि ऊपर वाली प्लेट जब भारी होती है, नीचे वाली प्लेट दोनों ओवरलैप कर गई हैं, इनके बीच का मैग्मा एक बार जो है बाहर निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर जो है मैग्मा जो है अब इधर उधर से जो है पहुंचता है। या कहो कि इतनी अधिक इनके अंदर हीट नहीं होती है कि इस चट्टान को वो पिघला पाए। धीरे धीरे वो चट्टान पिघलती है और वो वर्षों तक बीत जाते हैं, फिर यहां मैग्मा बनता है, फिर बॉइलिंग प्रक्रिया होती है, फिर 25-50 साल के बाद एक बार वो विस्फोट करेगा। तो ये टाइम पीरियड के साथ जो है होता रहता है। और भारत में भी एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोदम है। और ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन में अंडमान निकोबार दोनों को अलग अलग कर देगा तो आप लिख देना जो है कि अंडमान में, उत्तरी अंडमान में है। क्या नाम है? नारकोदम। क्या नाम है? नारकोदम। यह एक प्रसुप्त जो है ज्वालामुखी है। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में बहुत से ऐसे जो है ज्वालामुखी हैं जो कि अपने प्रसुप्त कंडीशन में हैं, यानी एक टाइम पीरियड के बाद जो है उसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है। चाहे वो क्राकाटाओ है, जब हाल ही में विस्फोट हुआ था इंडोनेशिया में, फ्यूसियामा जापान में है, विसुवियस जो कभी एक बार ब्लास्ट हुआ तो पूरे शहर को ही उड़ा दिया। सबसे बड़ी धनजन की हानि विसुवियस से हुई है। इटली का एक शहर था विसुवियस, शहर के लोगों को पता ही नहीं था कि उसके नीचे जो है ज्वालामुखी है। 18वीं शताब्दी में जब उसमें विस्फोट हुआ तो पूरा के पूरे शहर को निगल गया। आज भी ज्वालामुखी के रूप में वहां पर है। कहां पर? इटली में। तो ये फ्यूसियामा जापान में, विसुवियस इटली में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, शुंडा इंडोनेशिया में, यह सब वो ज्वालामुखी हैं जिसमें कि 25-50 वर्ष के बाद एक अंतराल के बाद विस्फोट होता रहता है। भारत में एकमात्र ऐसा है, उसका नाम है नारकोदम। और भारत वाला जो है वो इसमें इतना विस्फोट नहीं होता है कि कोई धन जन की जो है हानि हो, बस इसमें विस्फोट होता है तो कुछ ही लोगों को पता चलता है। जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। और तीसरी है एक्सटिनेंट वॉल्केनो, यानी मृत ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें एक बार विस्फोट होता है, फिर कभी विस्फोट नहीं होता। ऐसे जो है ज्वालामुखी को, ऐसे वॉल्केनो को जो है एक्सटिनेंट वॉल्केनो या फिर मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। भारत की लूनार झील, भारत की चिल्का झील, अभी मैंने बताया कि विक्टोरिया झील, ये सब के सब जो है क्या है? ज्वालामुखी के क्रेटर ही हैं।
क्योंकि उसमें एक बार विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर कभी विस्फोट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है उसका जो क्रेटर होता है वो कालांतर में लेक में कन्वर्ट हो जाता है, झील में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें देखते हैं, कह रहा है कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन सा है, एटना है। और विसुवियस सक्रिय तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें प्रश्नानुसार जो दिया है इसमें भी विस्फोट होता रहता है। ये दोनों जो है इटली में पड़ते हैं, इटली में, और दोनों जो है भूमध्य सागर में स्थित है। ये एटना जो है सिसिली द्वीप पर स्थित है। किस पर? सिसिली द्वीप पर, इटली में स्थित है। इस तरह दूसरा और तीसरा जो है विकल्प सही होगा। एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है, एकांकागुआ जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? तो आप कहेंगे एकांकागुआ। अगर जो है ये दुनिया का, आप थोड़ी देर तक के लिए मान लीजिए कि ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर ये वाला जो बेल्ट है, इधर वाला जो बेल्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका है। इधर वाला जो बेल्ट है ये साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका के लगभग जो है उत्तर से दक्षिण वाले बेल्ट पर यहां से लेकर के यहां तक जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, यहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर जो है इसका नाम एंडीज पड़ा है। कौन क्या पड़ा है? एंडीज। क्यों? क्योंकि रेड इंडियन नामक लोग जो है कहाँ के मूल निवासी हैं? अमेरिका के ही जो है मूल निवासी हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से लेकर के दक्षिणी जो है हिस्से तक इसका विस्तार है। और ये किस तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि पैसिफिक ओशियन के तट पर स्थित है। इधर प्रशांत महासागर जो है पड़ता है, इसी के तट पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ। और एकांकागुआ लगभग इसका जो है एकांकागुआ का हाइट भी कितनी है? 7000 मीटर। और इसका विस्तार कितना है? तो 7000, लेकिन किलोमीटर। वो 7000 मीटर में है, ये किलोमीटर में है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है यही है, एकांकागुआ। और उसी के जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जिसकी ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। और एकांकागुआ किस देश में है? अर्जेंटीना में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, किलिमंजारो तंजानिया में यह पड़ता है। तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का जो है ये देश है, तंजानिया। और तंजानिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर के आसपास है। कितनी है? 585895 मीटर। ये किस देश में है? तंजानिया में है। प्रश्नानुसार दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़िए, आगे देखिए। इधर आप देखें तो इस वाले बेल्ट में अटलांटिक ओशियन है, इधर जो है आपका यूरोप महाद्वीप है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, इधर जो है आपका एशिया महाद्वीप है। और इस वाले बेल्ट पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इस वाले बेल्ट पर साउथ पोल पे जो है आपका अंटार्कटिका है। अब यहां पर जो पैसिफिक ओशियन है, जो कि आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इस वाले बेल्ट से लेकर के और इस वाले बेल्ट तक ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन उधर भी है और इधर भी है। 3 डायमेंशन होता तो मैं इस पर चित्र को बनाता। और जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर को जो है, प्रशांत महासागर का जो आप कह लें कोस्टल एरिया है, जिसको कि फायरवॉल के नाम से जो है जाना जाता है, जहां सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? फटाफट आंसर करें। किसको कहते हैं? लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? जी हां, स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। अभी मैंने बताया था। किस महासागर में है? भूमध्य महासागर में, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में किस द्वीप पर स्थित है? तो स्ट्रोम्बोली जो है लिपारी पर स्थित है। किस पर? लिपारी पर स्थित है, लिपारी द्वीप पर स्थित है। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से इसको जाना जाता है। स्ट्रोम्बोली और
इटली के पास ये स्थित है। विसुवियस भी जो है इटली के पास स्थित है। विसुवियस। एटना भी इटली के पास ही भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप पर स्थित है। किस पर? सिसिली द्वीप पर ये स्थित है। सिसिली द्वीप पर स्थित है। पोली ये भी भूमध्य सागर में ही पाया जाने वाला जो है एक ज्वालामुखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एटना अभी बताया कि कहां है? इटली में। एक बात जो है ध्यान रखेंगे, जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है इससे प्रश्न पूछे जाने का ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है कम पूछने के चांसेज हैं। हालांकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन प्रीलिम्स पीसीएस में जो है जरूर पूछेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इससे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल वो है अभी रिसेंटली जिन ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ, जैसे क्राकाटाओ में विस्फोट हुआ, तो आपसे पूछेगा कि क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है कहां पर है, किस देश में ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से इमरजेंसी लगाई गई। कमेंट करके अगर आप बता सकें तो ऑल द बेस्ट। तो जो करंट इश्यूज हैं उसको जो है ज्यादा पूछ रहा है इससे। बहरहाल कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में है कोटोपैक्सी। विसुवियस ये भी इटली में ही है। थोड़ा सा रुकेंगे। विसुवियस ये इटली में करना। इटली में भी ये नेपल्स की घाटी में स्थित है। नेपल्स घाटी में स्थित है इटली, जिसको यूरोप का इंडिया कहा जाता है। यूरोप का इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये भी एक कृषि प्रधान देश है। ये भी, इसके पास भी उत्तर में वैसे ही एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और इटली में एक नदी है जिस नदी का नाम है पो नदी। इसे इटली का गंगा कहा जाता है। कहीं कहीं लिखा मिलेगा यूरोप का गंगा कहा जाता है। इसका जो है वैसे ही धार्मिक महत्व है जैसे भारत में जो है गंगा का महत्व है, इसीलिए इटली को यूरोप का इंडिया कहा जाता है। इटली आपका एटना जो है सिसिली द्वीप में है, भूमध्य सागर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और इरेबस ये कहां पर है? रास द्वीप में। और किस महाद्वीप पर? तो आप कहेंगे अंटार्कटिका पर स्थित है। किस पर है? अंटार्कटिका पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, या ये कह लो कि उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, नॉर्थ पोल के पास स्थित है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जो है भाई, वहां पर भी उसके बीचों बीच एक ज्वालामुखी का पाया जाना ये कुदरत के किसी करिश्मा से कम नहीं है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए का चौथा सही होगा, यानी पहला विकल्प और सी विकल्प नहीं सही होगा। विसुवियस बी का तीसरा सही है, बी में तीसरा सही है, बी में तीसरा दोनों जगह दे दिया। सी का पहला सही है, सी का पहला ये सही होगा। ओवरऑल सेकंड ऑप्शन जो है इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहां पर स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत आपको व्हाइट हिल, ब्लू हिल्स, इसके अलावा व्हाइट हिल्स ये सब के सब जो है कहां पर स्थित हैं? तो ये सब यूएसए में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चिली जो कि ये वहां पर स्थित एक देश है साउथ अमेरिका, और इसके आसपास के क्षेत्रों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। और कभी कभी जो है आप लोगों से पूछ लेता है कि ये किन दो देशों की जो है सीमा पर स्थित है। ओजल डेल सलाडो किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? यहां पर मैं लिख देता हूं ओजस डेल सलाडो। ये मृत ज्वालामुखी है और ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे स्थित है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। चिली की सीमा पर स्थित है।
जापान में फ्यूसियामा यहाँ का सुप्रसिद्ध जो है ज्वालामुखी है फ्यूसियामा। और उसी की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से ही जो पर्वत का निर्माण हुआ है उसका भी नाम जो है क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका भी नाम जो है फ्यूसियामा पर्वत ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है देखिए, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहां पर है? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप अमेरिका का जो है 50वां राज्य है यहां पर, जिसकी राजधानी जो है होनोलुलु है। कहा है? होनोलुलु। और यहां पर मौना लोवा यहीं पर जो है ज्वालामुखी है। किलायू सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछे, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? किलायू। ये भी कहां पर है? तो हवाई द्वीप पर ही स्थित है। किस महासागर में स्थित है? आप कहेंगे कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से प्रशांत महासागर में? उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इटली में मैंने अभी बताया कि वहां पर एटना है। किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली। जापान का जो है सर्व प्रमुख फ्यूसियामा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, मौना लोवा, अरे यार डबलिंग हो गई। अच्छा, मौना लोवा एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी इस बात को जो है मैंने बताया। किस प्रकार का जो है ज्वालामुखी है? एक्टिव वोल्केनो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? इसमें आपसे अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कौन सा जो है डेड यानी जो है मृत ज्वालामुखी है। लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के चांसेस रहेंगे कि वर्ष 2023 में अब तक जितने ज्वालामुखी में ब्लास्ट हुआ है उनको करंट अफेयर के तहत जो है आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, वो सबसे अधिक जो है पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी एटना है 100%। तो जिसमें भी जो है 3 नहीं दिया है वो आंसर हो ही नहीं सकता है। ओ माय गॉड, इसमें जो है दे रखा है इतना है, बिल्कुल सही है। एकांकागुआ तो मृत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ जो है डेड जो है वोल्केनो है, मृत ज्वालामुखी है, अर्जेंटीना में है। इसको छोड़ करके बाकी सबकी स्थिति जो है ठीक ठाक है। 1 2 4 कौन सा जो है सही हो सकता है? एटना तो जो है बिल्कुल सही होगा। एटना तो जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद कोटोपैक्सी सही है। उसके बाद जो है कोटोपैक्सी सही है। एक कहां सही होगा? ये सही होगा ना। एक तो ऐसे ही मृत ज्वालामुखी है, ये सक्रिय पूछ रहा है। तीसरा सही होगा। तीसरा जो है सही होगा 2 3 4 ये सही है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी संस्था की तरफ से आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है। इनको इस्तेमाल करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। अगला प्रश्न फटाफट उसका आंसर करिए। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है केन्या में, मलावी में, तंजानिया में और जाम्बिया में। ये कहां पर किलिमंजारो है? तो तंजानिया में है। लगभग 5800 मीटर ऊंचा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया इसलिए भी चर्चा में है कि तंजानिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर भारतीय आईआईटी मद्रास आईआईटी मद्रास ने अपनी ब्रांच को जो है ओपन किया है। कहां पर? तंजानिया में। किस जगह पर? तंजानिया में जो है अपनी ब्रांच को ओपन किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना ब्रांच जो है ओपन किया गया है। और वहां पर भी स्पेशली एक आइलैंड है, एक जगह है जिस पर इन्होंने अपनी ब्रांच को जो है ओपन किया है, अपनी शाखा को ओपन किया है। आईआईटी मद्रास भारत का इकलौता ऐसा आईआईटी जिसने कि अपनी शाखा जो है विदेश में ओपन किया है। हालांकि बहुत जल्दी संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी जो है भारत की आईआईटी जो है अपनी उपस्थिति को दर्ज करने जा रही है।
तंजानिया जो आईआईटी ओपन किया गया है उसकी पहली महिला निदेशक जो बनाई गई हैं उनका नाम क्या है? अगर आप कमेंट में बॉक्स में जो है बता सकें तो बहुत बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक किलायु है। कौन है? किलायु। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब कि वो ज्वालामुखी जिसके मुख से जो है हमेशा आप मैग्मा, धुआं, धूल, इसके जो है कण निकलते जो है देखते हैं, हमेशा जो है इससे धुआं की जो है लपटें उठती रहती हैं। ये जो है ऐसे ज्वालामुखी को सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जब कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और ऐसे जो है मटर के दाने के बराबर के जो उसमें से निकलते हैं दाने या कह लो कि चट्टाने, उसी को जो है लैपली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपली कहते हैं। कभी कभी पूछता है मटर के दाने के बराबर की जो चट्टाने होती हैं या उससे कम होती हैं उसको लैपली कहते हैं, और जो बड़ी चट्टाने होती हैं उसको बॉम्ब के नाम से जो है जाना जाता है, और जो लावा बाहर निकल के जम जाता है उसको जो है हम लोग कहते हैं क्या? सिंडर। सिलेंडर नहीं, शिंडर के नाम से जो है जानते हैं। शिंडर के नाम से जो है जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। कोटोपैक्सी मैंने बताया इक्वेडोर में है, फ्यूजियामा जो है जापान में है, वेसुवियस जो है इटली में है, किलायु यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में है। यूएसए में है, हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न को देखिए। सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलाया जाए। ताल कहां पर है? फिलीपींस में, अभी रिसेंटली चर्चा में भी था। आपका एटना इटली में है, एटना इटली में है। रैनियर जो कि यूएसए में जो है होता है, और पेरुकुटिन कहां पर है? मैक्सिको में स्थित है। तो 1 का चौथा, 1 का 4, 4, 4, 3 जगह ऑप्शन में जब जो है एक ही ऑप्शन 3 जगह दे रखा हो तब तो 100%। 1 का 4। उसके बाद जो है कौन सा? बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, यानी ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और ये नहीं हो सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं, और जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है या तो उसको पूछेगा, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित कोटोपैक्सी है सक्रिय ज्वालामुखी, या तो उसे पूछ ले, या एकांकागुआ जो कि मृत ज्वालामुखी है, और एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, उसका नाम भी एकांकागुआ है। उस पर्वत चोटी का नाम भी एकांकागुआ, और उस ज्वालामुखी का नाम भी एकांकागुआ है। ओजल डेल सलाडो जो कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे स्थित है। क्राकाटाओ जिसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो कि कुछ वजहों से चर्चा में हैं, जैसे यासूर वहां का है, तन्ना द्वीप पर स्थित है, वानाआतू देश का पिछले 1000 वर्षों से जो है लगातार वो सक्रिय अवस्था में बना हुआ है। तो इस तरह के जो है पूछे जाते हैं। माउंट इरेबस जो कि आपका अंटार्कटिका में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है, उस जगह पर स्थित है जहां चारों तरफ से बर्फ जमी हुई है, और उसके बाद भी वहां पर एक ज्वालामुखी है। क्या प्रकृति की व्यवस्था है, यानी उस ज्वालामुखी की वजह से वहां की आसपास की बर्फें जो है पिघलती रहती थी। लेकिन हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कर रखा है कि अब जो है ज्वालामुखी की जरूरत ही नहीं है, वो काम हम लोग खुद ही कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एकांकागुआ जो है कहां पर है? अर्जेंटीना में। किलिमंजारो कहां पर पड़ता है? तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया में जो है पड़ता है, तंजानिया में पड़ता है। अगर सिर्फ आपको जो है यही 2 पता है तो उस बिहार पर भी आप जो है देख सकते हैं। डी का कौन सा होगा? तीसरा। तो ये 2 ऑप्शन तो जो है नहीं हो सकते हैं, ये 2 ऑप्शन तो जो है बिल्कुल नहीं होंगे। सी, उसके अलावा सी अगर जो है आपको पता है सी का पहला, तो सी का जो है पहला। तो अब आप जो है देखिए सी यहां दिया है, यहां नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन सही होगा।
तब जब आपको यही दो काफी फेमस है पता हो तब। बाकी माउंट जो है, माउंट किनाबालू कहां पर स्थित है? मलेशिया में स्थित है, दुनिया जानती है। अलबुर्ज कहां पर स्थित है? ईरान में स्थित है। सब पता है तो ऑल द बेस्ट, न पता हो तब भी एक या दो अगर आपको सही आंसर इस तरह के जो है क्वेश्चन में पता है तो उसके आधार पर भी जो है राइट आंसर निकालने का जो है प्रयास करें। बहुत से लोग करते क्या हैं कि बस प्रश्न को देख लेंगे कि यार इसमें तो जो है 4-5 ऑप्शन दिया है, हमको 1-2 को छोड़ करके पता ही नहीं है, और उसके बाद उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, अगर आपको एक भी ऑप्शन जो है सही पता है, आपको सिर्फ एक ही जो है आपको जो है पता है, जैसे मान लिया कि आपको बस यही पता है कि किलिमंजारो कहां पर है, तो किलिमंजारो तंजानिया में है, यानी डी का तीसरा होगा। डी का तीसरा होगा तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, या इन दोनों में से होगा। इतना तो आपने एलिमिनेट कर लिया कि बी और सी जो है नहीं हो सकते हैं। अब या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। अगर यही एक ऑप्शन आपको पता है तो अगर जो है एक बार पूरा पेपर करने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि जो विगत परीक्षाओं में जो कट ऑफ गया है उस कट ऑफ को हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मामला फंस रहा है, तो ऐसे प्रश्नों पर अब रिस्क जो है लिया जा सकता है, जहां पर जो है 50-50 के चांसेस हैं, या तो ये सही होगा नहीं तो ये सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों पर अब जो है रिस्क लिया जा सकता है। हमेशा जब जो है पेपर दें, कोई भी परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सबसे पहले जो है धड़ल्ले से उन प्रश्नों को जो है करते चले जाएं जिनको देखते ही आप बता दें कि यही जो है इसका सही उत्तर होगा। हर पेपर को जो है कम से कम 2 बार में जो है सॉल्व करें, बेहतर हो कि 3 बार में जो है सॉल्व करें। एक बार देखते देखते जो है आप जिनको आंसर पता है उसको जो है करते चले जाइए, सेकंड राउंड फिर उसको जो है देखिए, उन प्रश्नों को जिनके कुछ किंतु परंतु जो है करना पड़े। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। ये ज्वालामुखी फिर आ गया। मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट एटना बहुत पूछता है, इटली में जो है स्थित है, इटली में स्थित है। अब चलिए देखिए, अगर जो हमको सिर्फ पता हो कि माउंट एटना इटली में है तो इस पर बताया जा सकता है क्या? बी का ए विकल्प ए सही है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा, और ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है ये इंडोनेशिया में से स्थित है, तो डी का कौन सा होगा? डी का जो है तीसरा होगा। डी का कौन सा होगा? तीसरा। तो उस बिहाफ पर भी आप बता देंगे कि जो है ये सही है। वैसे शबनकाया ये पेरू में स्थित है, और कोलिमा जो कि मैक्सिको में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? जब भी भूकंप की घटना होती है तो पृथ्वी के अंदर जहां पर 2 चट्टानें आपस में जो है मिलती हैं, इनके दोनों की चट्टानों के मिलने की वजह से, इन दोनों चट्टानों के मिलने की वजह से, कंप्रेस्ड होने की वजह से यहां से जो तरंगे निकलती हैं, जो गैस निकलती है, भूकंपीय तरंगे जहां से उठती हैं, इसको भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल, जो कि पृथ्वी के अंदर ये होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। और इसी से ठीक 90 डिग्री ऊपर, ठीक 90 डिग्री ऊपर पृथ्वी का ये, अगर जो मान लीजिए कि यही धरातल है, तो पृथ्वी का धरातल या भूपर्पटी पर वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है उसी को एपिसेंटर कहते हैं, या उसी को जो है भूकंप का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र कहते हैं। जब भी भूकंप की घटना होती है तो ये प्रश्न जो है, ये जो है शब्द बड़ा चलने लगता है, चर्चा में हो जाता है। प्लेट शब्द जो है बड़ा चर्चा में हो जाता है। आपसे जब भी भूकंप की घटना होती है तो बताता है अखबार, टीवी कि इसका केंद्र यहां पर स्थित था। जहां भी भूकंप की घटना होती है, जहां पर इसका केंद्र होता है, उस केंद्र से लगभग 10,000 किलोमीटर की एरिया को जो है ये कवर कर लेता है। तो ये भूकंप केंद्र है, और ये भूकंप केंद्र से जो सबसे पहले यहां पर जो तरंग पहुंचती है उसको पी वेव कहते हैं। कौन सी? पी वेव कहते हैं, या इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होती है और इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग के आसपास होती है। यह ध्वनि तरंगों की तरह जो है बिहेव करती है। किस तरंगों की तरह? ध्वनि तरंगों की तरह जो है बिहेव करती है। यानी ध्वनि तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जो पी तरंग होती है ये भी ठोस, द्रव, गैस तीनों से होते हुए ये कहां पर पहुंच जाती है? तो ये सबसे पहले जो है सिस्मोग्राफ पे जो है पहुंचती है। अब होता क्या है? एपिसेंटर पे पहुंचती है।
उसके बाद दूसरी तरंग जो निकलती है, दूसरी वाली जो है, अब पी तरंग तो पहुंच गई, सबसे पहले पी तरंग जो है पहुंच गई, उसके बाद जो है अब निकलती है कौन सी तरंग, तो यस तरंग, जिसको कि सेकेंडरी वेव कहते हैं। और सेकेंडरी वेव प्रकाश तरंगों की तरह होती है, प्रकाश तरंगों की तरह होती है, जिसकी चाल जो है लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास का जो है होता है, 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास का होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो निकलती है उसको यल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? यल वेव कहते हैं, यल तरंग कहते हैं। ये जो सबसे खतरनाक होती है, इसको लव तरंग भी कहते हैं, इसलिए कि मैक्स लव नामक जो है व्यक्ति के द्वारा इनकी खोज की गई थी, इसलिए इसको लव तरंग कहते हैं। और ये होती बहुत खतरनाक है। कौन? लव नहीं, लव तरंगे बहुत जो है खतरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं। एल वेव जो होती है, जो कि पृथ्वी की भूपरपटी को जो है बिल्कुल डिस्टर्ब करके जो है रख देती है। अगर एल वेव न होती तो पी तरंगे और यस तरंगे ये उतना जो है डेंजरस नहीं होती हैं। हम लोगों के लिए ये नेचुरल क्लैमिटी होती ही नहीं, हम लोग समझ ही नहीं पाते। भूकंप के बारे में इतना पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि जिस जगह से जो है यानी पृथ्वी के ऊपर जो है जहां इनका एपिसेंटर होता है, भूकंप केंद्र होता है, उसी से तुरंत बाहर निकल जाती हैं। बाकी इधर उधर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। वैसे ही जैसे जो है कांच के दीवार पर आप रिवॉल्वर से गोली चलाइए, जो है गोली जहां लगेगी वहीं जो है थोड़ी सी कांच को तोड़ते हुए वो बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत अधिक थी, उसका वेग बहुत अधिक था। लेकिन उसी कांच के जो है दीवार पर आप एक पत्थर उठा करके जो है मारिए, गोली के बराबर का उसका वेग नहीं होगा, वेलोसिटी उतनी नहीं होगी, लेकिन वो दीवार को तोड़ करके बाहर भी नहीं जाएगा, लेकिन पूरी दीवार का सत्यानाश करके रख देगा। यहां पर भी वही स्थिति होती है। यल तरंगों की चाल सबसे कम होती है, लेकिन सर्वाधिक खतरनाक होती है, वो यल वेव होती है। तो ये कह रहा है भूकंप के समय किन तरंगों का जो है उद्भव होता है, तो पी तरंग, यस तरंग, एल तरंग, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट वेव। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। यस तरंगे जो होती हैं ये द्रव माध्यम में गति करने से जो है असमर्थ होती हैं। ये प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं। किस तरह होती हैं? प्रकाश तरंगों की तरह ये होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कभी भी ऐसी घटना होती है, भूकंप की घटना होती है, दरअसल होता यूं है कि जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं वहां भूकंप कम होते हैं, और होते भी हैं, भूकंप की घटना होती भी है तो इतना अधिक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है कि बहुत ऊंचे पैमाने पर जो है धन जन की हानि हो सके। क्योंकि जो भूकंप की घटना होती है उसके तहत भी वही एनर्जी पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा होती है जिसको रिलीज किया जाता है। जहां ज्वालामुखी होता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में वो एनर्जी ऑटोमेटिक बाहर निकलती रहती है, तो भूकंप जैसी सिचुएशन को वो आने ही नहीं देती है। इसीलिए ज्वालामुखियों को, जितने भी वॉल्केनो है, उसको सेप्टिक वॉल ऑफ द अर्थ कहते हैं, सेप्टिक वॉल ऑफ द अर्थ कहते हैं। और ज्वालामुखी और भूकंप की घटना जो फायर वॉल है, जो कि अग्नि मेखला है, जो प्रशांत महासागर का आसपास का जो क्षेत्र है, उनमें सबसे अधिक जो है ज्वालामुखी और भूकंपीय घटना जो है पाई जाती है। अब भूकंप जब भी जो है होता है तो ये कह रहा है कि रिएक्टर स्केल पर, भूकंप को किस पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर जो है मापते हैं। स्टडी आप अर्थक्वेक को किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करें आप लोग। भूकंप स्केल एक लघु गुणकीय लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। यानी इस पर जो रिएक्टर स्केल है, जिसको कि चार्ल्स रिक्टर के द्वारा 1935 में एक अमेरिकी व्यक्ति थे, इनके द्वारा जारी किया गया, और इस पर जो है 0 से लेकर के और कुल कितने जो है अंक दिए गए हैं? तो 10 दिए गए हैं। 0 से लेकर के 0 तो खैर भूकंप का फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती है, 0 से अधिक हो, लेकिन 3 तक जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3 तक होती है, ऐसा जो भूकंप आता है तो इसको जो है निम्न तीव्रता का भूकंप कहते हैं। क्योंकि ये आता है चला जाता है, मनुष्यों को जानकारी नहीं होती है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इस तरह के जानवर इसको समझ पाते हैं। लेकिन
जब 3 से 6 तक जो है आता है तो इसको मध्यम श्रेणी का, कौन सा, मध्यम श्रेणी का या मध्यम श्रेणी का तीव्रता का भूकंप जो है कहा जाता है। लेकिन 6 से ऊपर, अब इस श्रेणी में जब भूकंप आता है तो खूब चर्चा होता है कि जब भूकंप आया था तो हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। 25 अप्रैल 2015 को भूकंप आया था तो हम भूकंप ही पढ़ा रहे थे। उसके बाद तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने में ही बड़ा लेकिन उसके बाद जो भूकंप आता है, उसके इससे बड़ा जब भूकंप आता है, यानी कह लो कि जिसकी तीव्रता अगर जो है रिक्टर पैमाने पर 6 से ऊपर होती है तो वो भूकंप होता है जिसके बारे में आप नहीं चर्चा करते हो, आपके बारे में चर्चा होती है कि बेचारा बहुत अच्छा था। बहरहाल ये किस पर मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है और एक की वृद्धि, इसमें 1 पॉइंट की वृद्धि जो है 10 गुना जो है आयाम को बढ़ाती है, यानी मैग्नीट्यूड को जो है 10 गुना जो है बढ़ा देती है। दूसरा पॉइंट कर रहा है, रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होता है। नहीं, ये नहीं सही है, क्योंकि अगर जो है सपोज कर लिए कि रिएक्टर पैमाने पर जो है अगर 1 तीव्रता का भूकंप जो है आया हुआ है तो अगर जो 2 तीव्रता का भूकंप आए तो इससे 10 गुना अधिक एनर्जी यहां पर होगी, और 3 जो है तीव्रता वाला भूकंप इससे 10 गुना अधिक जो है अधिक ऊर्जा वाला होगा। 3 से जो है आगे 4 तीव्रता पर जो है इससे 10 गुना अधिक ऊर्जा जो है मिलेगी, और जितना ही एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी उतना ही जो है वो अर्थक्वेक डेंजरस होता चला जाएगा। यानी हर एक पॉइंट पर एनर्जी कितने गुना, 100 गुना नहीं, वनली 10 टाइम। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। मार्शेली और रिक्टर ये दोनों ऐसे हैं, मार्शेली और रिक्टर पैमाना, जिस पर कि भूकंप की तीव्रता को हम लोग मेजर करते हैं। अगला प्रश्न भूकंप से ही फटाफट कमेंट करके मुझको बताइए, भारत को कुल कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? क्लास के बाद सब लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहरहाल भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर नापा जाता है, बिल्कुल सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, यह भी सही है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही। और रिएक्टर स्केल के हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि, 100 गुना नहीं 10 गुना वृद्धि करता है। कितना? 10 गुना जो है वृद्धि करता है। यह सिविल का प्रश्न है तो इसकी भाषा जो है थोड़ी सी शानदार जो है दे रखा है। कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर भी मापते हैं, मार्केली और नहीं तो जो है रिएक्टर जो है सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाता है। जब भी भूकंप आता है तो आप अखबारों में पढ़ते हो, टेलीविजन पर न्यूज सुनते हो कि इसका रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता इतनी बताई गई है। तो इसको जिस पर मेजर करते हैं, जिस पैमाने से मापते हैं इसकी तीव्रता को, उसको जो है रिएक्टर पैमाना जो है कहते हैं। और जिस मशीन के पर जो है इसको यूज किया जाता है रिएक्टर पैमाने को, उसी को जो है सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? 1, 2, 3 सही होगा। 1, 2, 3 सही होगा, यह विकल्प जो है सही नहीं है। आगे देखें, कुछ ज्यादा नहीं है ये। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप और उसमें परिणामित सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुनामी क्या होती है? तो जब कभी भूकंप की घटना होती है और यह भूकंप समुद्री क्षेत्रों में आए और समुद्र का जल भूकंप की वजह से बहुत ऊपर तक उठ जाए, 50-60 फीट ऊंचाई तक जब जो समुद्र का जल जो है पहुंच जाता है तो इस घटना को जो है सुनामी कहा जाता है। आप सोचो किसी बर्तन में पानी भर करके उस बर्तन को ऐसे वाइब्रेट करो तो उसमें जो पानी होगा, जाहिर सी बात है वो पानी जो है ऊपर की तरफ जो है छलकेगा। लेकिन समुद्र चूंकि बहुत बड़ा है, उसमें अथाह जल राशि है और उसके नीचे की जब प्लेटें जो है वाइब्रेट होती हैं तब उसके वजह से वो पानी जो है 50-60 फीट ऊपर तक जो है उठ जाता है। और जापानी भाषा में सुनामी का मतलब ही होता है जो है क्या? लहर। तो शुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के अधःगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी।
ये सही है। 2004 में हिंद महासागर में जो भूकंप आया था, ये कह रहा है कि जो सुंडा, ये कहां पड़ता है सुंडा गर्त, तो आप कहेंगे कि पड़ता है इंडोनेशिया में। बर्मी प्लेट जिस पर कि बर्मा यानी म्यांमार स्थित है, भारत, ये कह रहा है कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधःगमन होने पर लंबवत जो है ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से जाकर के जो है टकराई और एक दूसरे के अंदर जो है समाई, जिसके वजह से यहां पर भूकंप जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हुई। नीचे कह रहा है परिणामी सुनामी इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8,500 किलोमीटर की दूरी तक तटों को घोर विध्वंस किया। यह भी सही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोग जो है मौत के घाट उतार दिया। 50 लाख नहीं मारे गए थे, लगभग 1 लाख लोगों को जो है 1 लाख लोग जो है मृत्यु के शिकार हो गए थे। और अंतिम विकल्प कह रहा है बांग्लादेश बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप की प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व से पश्चिम की दिशा में रही थी। यानी कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो पहला तीसरा विकल्प सही नहीं है और इसी को ये पूछ रहा है। बाकी सब के सब जो है सही है। आप वनडे लेवल पर बस इतना जो है जानिएगा कि भूकंप के वजह से सुनामी की घटना कब हुई थी? 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। और उसके बाद से जो है 2013 में ये सुनामी की घटना होती है, लेकिन ये जापान में हुई थी। 2011 में जापान में हुई थी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो भूकंप मूल तो जो है ऐसे होता है, पृथ्वी का ये सपोज करो कि धरातल है, भूपर्पटी है, तो पृथ्वी के अंदर जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और वहां जो भूकंपीय ऊर्जा जो है बनती है, या इसको जो है भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल। और ये एनर्जी ठीक एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ निकलेगी और जहां पर जो है ये सबसे पहले पृथ्वी के धरातल पर महसूस होगी, इसी को अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं या भूकंप का केंद्र कहते हैं। यह कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, और जिस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। और जब भी भूकंप की घटना होती है तो एक गैस अपनी सक्रिय अवस्था में आती है और उसका नाम है रेडॉन। इसीलिए रेडॉन को अर्थक्वेक इंडिकेटर कहते हैं, भूकंप का संकेतक कहा जाता है। तो यह था आज का जो है आपका सेशन। हमारी संस्था की तरफ से आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये कुछ पुस्तकें जो है जारी की गई हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।